Hello everybody and welcome back to the channel. So my name is Tapur Omar and in today's session we are going to discuss Henry's law in just 10 to 15 minutes. So start करते हैं. Henry's law क्या होता है? चलो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. कोल्ड ड्रिंक आई गेस सबने पी होगी. कोल्ड ड्रिंक को अगर आपने कभी नोटिस किया हो, बहुत अच्छे से नोटिस किया हो, तो ऑफ कोर्स अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल एकदम फ्रेशली कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करके पीते हो तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है एज कंपेयर टू जब आप उसको एक दिन रख लो उसके बाद या कुछ टाइम रख दो उसके बाद उसका टेस्ट उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? ये एक लॉ के ऊपर बेस्ड है विच इज नोन एज हेनरीज लॉ, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, सब चीजें समझते हैं. देखो, जब एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल एकदम फ्रेशली आप ओपन करते हो तो उसके अंदर वैसे कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व की जाती है. ठीक है, जब आप उसको ओपन करते हो पहले बहुत हाई प्रेशर पे वो गैस को उसमें सोल्यूबल किया जाता है या यू कैन से डिसॉल्व किया जाता है. बट जब आप उस बॉटल को ओपन कर दोगे तो उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर आ जाएगी क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा. इनिशियली बहुत हाई प्रेशर पे किया गया है बट आपने बॉटल ओपन करी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया. दैट इज प्रेशर कम हो गया. जब प्रेशर कम हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कम हो गई और इसी वजह से यहाँ पे इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, खैर अभी नहीं भी समझ में आया तो लॉ समझने के बाद समझेंगे इस एग्जाम्पल को वापस से. व्हाट इज दिस हेनरीज लॉ? Before moving on with the Henry's law, you need to understand what is solubility. So let's understand about solubility. Solubility से आप सोच के क्या समझ सकते हो? मतलब लाइक मैम कोई चीज सॉल्यूबल है वही उसकी थोड़ी थोड़ी सॉल्युबिलिटी है ना, वी कैन से दैट. यस, ऑलमोस्ट. ये वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट सब्सटेंस दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. इतना अमाउंट ऑफ सोल्यूशन आपको जरूरत है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, उसी को आप बोलते हो सॉल्युबिलिटी. गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एंड एक सर्टेन स्पेसिफिक टेम्परेचर पे. ठीक है, तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस. एक अमाउंट का वो सब्सटेंस का वो अमाउंट है जो रिक्वायर होगा आपको ताकि आप एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को बना पाओ एक गिवन सॉल्वेंट पे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. ठीक है, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर चीज की. तो फिर ये हेनरीज लॉ क्या है? हेनरीज लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस. ठीक है, क्या मतलब है मैम इसका, समझते हैं. हेनरीज लॉ कहता है कि अगर आपने कोई टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो जो सॉल्युबिलिटी होगी किसी भी पर्टिकुलर गैस की, जो भी सॉल्युबिलिटी होगी किसी भी पर्टिकुलर गैस की एक लिक्विड में, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा उसके पार्शियल प्रेशर के. मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के. मतलब जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी. आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है. ठीक है, आपने प्रेशर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई उस गैस की, अबव द लिक्विड सरफेस बात हो रही है. ठीक है, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी गैस की होती है लिक्विड में जब आप डायरेक्टली उसको प्रोपोर्शनल करते हो पार्शियल प्रेशर के ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सोल्यूशन. अबव द सरफेस हम बात कर रहे होते हैं तो उसके बारे में बोलोगे आप यहाँ पे. ठीक है, मैथमेटिकली इफ यू वांट टू राइट यू कैन से कि जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज पी ऑफ ए. पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के. कितने नंबर ऑफ मोल्स है मैम? अभी तो आप सॉल्युबिलिटी बोल रही थी. हाँ, तो सॉल्युबिलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ना. कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूबल है, दैट इज सॉल्युबिलिटी. करेक्ट. सो फ्रॉम हियर यू कैन से, यहां से आप क्या बोलते हो बेटा, जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाओगे यू विल पुट अ कांस्टेंट हियर. यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है दैट इज ऑफ कोर्स नोन एज हेनरीज कांस्टेंट, क्योंकि हेनरीज लॉ बेस्ड है तो हेनरीज कांस्टेंट. सो यू विल से पी ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ऑफ एच इंटू जीटा. जीटा मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यू कैन से ऑल्सो. ठीक है, ऑफ ए. जीटा मतलब मोल फ्रैक्शन. मैम ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ऑल्दो आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा स्टार्टिंग में. मोल फ्रैक्शन होता है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर आपको दो सोल्यूशन है ए है और बी है, दो चीजें हैं, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हैं उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. मतलब नंबर ऑफ मोल्स जिसके भी आपको निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन जिसका भी आपको निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स आप न्यूमरेटर में रखोगे और डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ मोल से. अगर यहाँ पे ए बी सी तीन गिवन सोल्यूशन होते हैं उनके लिए निकालना होता तो आप क्या बोलते? सपोज आपको बी के लिए निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो बी के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, ऑलराइट.
मैथमेटिकली आप समझ गए होंगे जितना भी प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, और यू कैन से प्रेशर इज इक्वल्स टू के ऑफ एच, दिस इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अच्छा, इसका आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे बेटा, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन आपस में देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे मोल फ्रैक्शन विल ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग, है ना, इट विल ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग, क्लियर। अच्छा, इसका स्लोप निकालना हमेशा याद रखना, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। पहले तो ये ग्राफ हो गया, दूसरा ग्राफ अभी बताती हूँ। फिलहाल स्लोप कैसे निकालोगे बेटा, स्लोप होता है टैन थीटा, या तो आप टैन थीटा बोल सकते हो या तो आप यहाँ पे बोलोगे के ऑफ एच से, ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट ही इसका स्लोप बनता है, रिमेंबर दैट, ठीक है। सो स्लोप यहाँ पे जो होगा वो इक्वल हो जाएगा के ऑफ एच के। नाउ अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आप याद रखिएगा एक और मैं बात बताती हूँ, किसी भी चीज में अगर आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है, सपोज मैंने आपको 3 गैसेस दे दी, ठीक है, एक है हमारे पास ऑक्सीजन गैस, एक है हमारे पास ऑक्सीजन गैस, एक है हमारे पास नाइट, आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल और नॉट, मैं कहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ पे लिखती हूँ। एक है आपके पास ऑक्सीजन गैस, एक है आपके पास नाइट्रोजन गैस, एक है आपके पास हीलियम गैस। आपको पता है इन सबका के ऑफ एच की वैल्यू कितनी होती है। अभी मैं इससे रिलेटेड आपको एक बात बताने वाली हूँ, वैसे मैं पहले के ऑफ एच बता दूँ। 20 डिग्री सेल्सियस पे इन वाटर के ऑफ एच कितना होता है, क्योंकि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रहेगा ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो जो ऑक्सीजन होता है अराउंड 34 के आसपास इसका के ऑफ एच की वैल्यू होती है। के ऑफ एच अराउंड 34 पॉइंट कुछ होता है, 34 पॉइंट अराउंड मे बी 86 अराउंड, ठीक है। नाइट्रोजन की अगर आप बात करोगे इसकी के ऑफ एच की वैल्यू 69 पॉइंट होती है, 69 के आसपास आप मान के चलो। और हीलियम की अगर आप बात करोगे तो 144 अप्रॉक्स होती है आसपास, ठीक है। सबकी के ऑफ एच समझ में आ गया ना। अभी रिलेटेड टू दैट आई विल बी मेकिंग अ ग्राफ हियर ऑल्सो, ठीक है। फिलहाल सॉल्युबिलिटी समझ गए हम, हेनरीज लॉ समझ गए, हेनरीज लॉ का एक्सप्रेशन समझ गए, हम इसका ग्राफ निकालना समझ गए, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन का ग्राफ, इतनी चीजें आप समझ गए हो। आगे बढ़ते हैं, कुछ आप यहाँ पे रिलेशन दिए हुए हैं उनको समझो। सबसे पहले के ऑफ एच जो होता है ना बेटा, ये 4 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन, टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी। नेचर ऑफ गैस पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेचर ऑफ गैस कैसा है उस पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि गैस का नेचर कैसा है, ठीक है। सॉल्वेंट, यहाँ पे आप सॉल्वेंट भी बोल सकते हो बेटा, नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट यू कैन से, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका, इससे, ठीक है। फिर मोल फ्रैक्शन, मैम के ऑफ एच और मोल फ्रैक्शन, जस्ट अ सेकेंड मैम, के ऑफ एच अगर यहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन अगर आप वहां पे लेके जाओगे, यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दो, अगर हम मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लेके आ गए तो के ऑफ एच तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। तो ये मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। टेम्परेचर के कैसे प्रोपोर्शनल होता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो के ऑफ एच बढ़ेगा, या वाइस वर्सा, के ऑफ एच बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड कम होने पे कम होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सॉल्युबिलिटी में कैसा होता है मैम, आप सुनना ध्यान से, इसका भी ग्राफ क्योंकि पूछा जाता है। जैसे जैसे के ऑफ एच की वैल्यू बढ़ती है सॉल्युबिलिटी कम होती है। क्यों मैम, बेटा सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन देखो आपस में प्रोपोर्शनल है ना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अगर सॉल्युबिलिटी का के ऑफ एच से देखोगे तो वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट सॉल्युबिलिटी के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके मैम। बट ऊपर आपने वैल्यू जो लिखी है वो क्यों, चलो एक ग्राफ बनाते हैं, सॉल्युबिलिटी वर्सेस प्रेशर का ग्राफ। सॉल्युबिलिटी, ये क्योंकि ग्राफ पूछा जाता है, सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी है, याद रखना सोल्यूशन नहीं है, तो सॉल्युबिलिटी वर्सेस प्रेशर। चलो इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तीनों गैस ले लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अब सोचो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 3 चीजें हमारे पास है ना। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की के ऑफ एच की वैल्यू गिवन है, के ऑफ एच की वैल्यू गिवन है 34 पॉइंट समथिंग, 34 मान लो अप्रॉक्स, ठीक है। नाइट्रोजन की अप्रॉक्स मान लो आप 69, और हाइड्रोजन की हीलियम इट इज नॉट हाइड्रोजन, हीलियम की अप्रॉक्स मान लो 144। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, जितना ज्यादा के ऑफ एच उतनी कम सॉल्युबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। के ऑफ एच बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी के ऑफ एच कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर से मैम सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो प्रेशर पे क्या होगा, मैम वही तो बात हो गई ना, प्रेशर के ऑफ एच बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लिखा नहीं आएगा, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी हमेशा प्रोपोर्शनल होगी डायरेक्टली प्रेशर के। तो मैम मतलब सॉल्युबिलिटी और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट के ऑफ एच आपने तो वैल्यू दे दी। आप बात समझ रहे हो, ग्राफ प्लॉट करना है प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का, और आपको वैल्यू के ऑफ एच की गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, हमें तो पता है के ऑफ एच जो है उससे क्या रिलेशन है, सॉल्युबिलिटी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट सॉल्युबिलिटी और के ऑफ एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सॉल्युबिलिटी और के ऑफ एच कैसे हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, है ना। बात समझ गए मैम। अब देखना, बात को ध्यान समझना, ऑक्सीजन का के ऑफ एच है एंड सो ऑन। आप देख रहे हो ऑक्सीजन का के ऑफ एच सबसे कम है, फिर नाइट्रोजन और फिर हीलियम।
मतलब जिसका के ऑफ एच की वैल्यू कम उसकी सॉल्युबिलिटी बड़ी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपस में दोनों, तो के ऑफ एच जितना ज्यादा जितना कम उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। मतलब अगर मैं आपको ग्राफ बनाने को दे दूं, बेटा ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम एक ही साथ बना दो, तो आप बोलोगे मैम ऑक्सीजन का ग्राफ ऊपर बनेगा, फिर नाइट्रोजन और फिर हीलियम। क्या बोला मैंने? सबसे ऊपर आपने ऑक्सीजन का ग्राफ बनाना है, फिर नाइट्रोजन और फिर हीलियम। मैम रीजन क्या है इसका? रीजन बता दीजिए। बेटा इसका के ऑफ एच सबसे कम है तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, बस ये बात है, ठीक है। इसका के ऑफ एच सबसे कम, सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है के ऑफ एच की, ये चीज याद रखना। ग्राफ बहुत बार अलग अलग गैसेस के लिए आ सकता है, के ऑफ एच की वैल्यू देख के आप ये ग्राफ प्लॉट इजीली कर सकते हो। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। तो मैम ने बता दिया सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी कि जो फॉर्मूला होने वाला है, ग्राफ बता दिया मैम ने दोनों। मैम ने प्रोपोर्शनैलिटी क्या है के ऑफ एच की ये बता दी। लिमिटेशन जानते हैं बेटा। ये लॉ जो है ये एप्लीकेबल है केवल और केवल उन मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम में जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है तो आप ये फॉर्मूला या ये लॉ नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो ओनली एप्लीकेबल व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ऑल्सो ये लॉ तब भी ट्रू नहीं होता है अगर कोई गैसेस बहुत एक्सट्रीमली हाई प्रेशर में हो जाएगी। ओवर हाई प्रेशर है तो ये लॉ भी बहुत ज्यादा यू कैन से वर्क नहीं करने वाला। सो डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन द गैसेस आर प्लेस्ड अंडर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, तो इसकी लिमिटेशन हो गई। यूनिट की अगर आप बात करोगे बेटा तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ही तो होता है, रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट इज यू कैन से यूनिटलेस, ठीक है। के ऑफ एच जो होता है बेटा उसकी प्रेशर जैसी यूनिट होती है। मतलब एटीएम हो सकती है ना, मतलब बार हो सकती है ना, ये सारी यूनिट्स अपनी के ऑफ एच की हो सकती है। इट कुड बी एटीएम, इट कुड बी बार, और क्या होती है एमएम ऑफ एचजी भी हो सकती है ना, ये सारी यूनिट्स हो सकती है। सॉल्युबिलिटी की अगर आप बात करोगे, सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती है? सोल्यूबल कितना है, मोल पर लीटर की बात हो रही है ना, कितना मोल पर लीटर सोल्यूबल है, तो दिस इज सॉल्युबिलिटी। ऑलराइट मैम, टेम्परेचर का डिपेंडेंट देखो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर का डिपेंडेंट क्या है सॉल्युबिलिटी पे? तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए डिफरेंट चीजें। अगर हीट बाहर निकल रही है यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट एग्जिट हो रही है भाई, बाहर निकल रही है, तो आप बोलोगे कि उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हीट बाहर निकली तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी। और अगर हीट अंदर आ रही है, एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। टेम्परेचर पे दो डिपेंडेंस है इसका, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर के डायरेक्टली भी है इनवर्सली भी है। एंडोथर्मिक हीट अंदर आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सोथर्मिक हीट बाहर जा रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? ऑलराइट। प्रेशर से क्या रिलेशन है सॉल्युबिलिटी का? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। चलो इसके एप्लीकेशन समझिए, बड़े प्यारे एप्लीकेशन है। नंबर 1, आप इसको अभी मैंने बताया, अब अपने कोल्ड ड्रिंक वाले पे आ जाते हैं। तो इनिशियली कोल्ड ड्रिंक में बहुत हाई प्रेशर लगाया गया है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाईली सॉल्युबल है ना। लेकिन जब आपने बॉटल ओपन कर दी, सोडा बॉटल या कोल्ड ड्रिंक बॉटल, तो उस टाइम पे क्या होगा, प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगी तो गैस की सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी मैम? सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर और सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो टेस्ट भी उसका डिफरेंट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हटने के बाद टेस्ट कुछ और रहते टाइम टेस्ट कुछ और। सेकंड इसका एप्लीकेशन, फर्स्ट तो समझ गया आप, इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा बॉटल सील अंडर हाई प्रेशर, ठीक, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करते हैं। सेकंड प्रेशर, बेटा जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ना, जो अपने पानी के नीचे रहते हैं एनिमल्स, वो कोल्ड वाटर में ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। क्या रीजन है मैम? क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा, अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो हमने पढ़ा है के ऑफ एच भी हाई हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ने पे के ऑफ एच बढ़ रहा है, या नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो के ऑफ एच बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे बेटा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? सॉल्युबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा के ऑफ एच और उतनी कम सॉल्युबिलिटी, क्योंकि के ऑफ एच और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। के ऑफ एच और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उस टाइम पे अगर टेम्परेचर कम है, अगर ठंडा टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है, तो जो सॉल्युबिलिटी है, अगर टेम्परेचर कम तो के ऑफ एच कम, और सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो ऑक्सीजन गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी उस टाइम पे। टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, के ऑफ एच ज्यादा हो गया और सॉल्युबिलिटी कम हो गई, तो ऑक्सीजन गैस कम सॉल्युबल होती है, ठीक है। सो दे आर मोर कंफर्टेबल इन दी कोल्ड वाटर। नेक्स्ट वन, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, जो वाटर के अंदर जाके
एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की यू कैन से स्टडी करते हैं, है ना, वो एक अपने साथ सिलेंडर्स लेके चल रहे होते हैं। उनमें पता है क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम गैस होती है। वो क्या करती है, जब वो वाटर के नीचे जाता है ना तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। प्रेशर ज्यादा होने से नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो वो इस वजह से ये सारे लेके चलते हैं चीजों को, ताकि वो क्या कर पाए, उसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर पाए। और बाहर आने के बाद क्या हो जाता है, बाहर आते ही प्रेशर कम हो जाता है और उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी इसकी यू कैन से एप्लीकेशंस होते हैं। क्लियर? तो यस, ये सारी चीजें आई गेस आपको समझ में आ गई होंगी। अलॉन्ग विद दैट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। 5 से 10 मिनट में मेरे ख्याल से इतना हो गया होगा आपका। सॉल्युबिलिटी समझ गए आप, हेनरीज लॉ समझ गए, एक्सप्रेशन समझ गए क्या होता है, दोनों ग्राफ समझ गए, लिमिटेशंस, यूनिट्स, एप्लीकेशंस, डिपेंडेंस एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब जल्दी से एक क्वेश्चन अप्लाई कर देते हैं। आई डोंट नो यू कैन सी द क्वेश्चन और नॉट। चलो भाई इसको इरेज करते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। Now if you can see in the question it is given, the value of Henry's constant, ठीक है। एक रूम टेम्परेचर पे Henry's constant की वैल्यू गिवन है। ऑलराइट, Henry's लॉ भी मैंने गलती से इरेज कर दिया, नो प्रॉब्लम। ओके, आई गेस इतने में हो जाएगा, मे बी चेक करते हैं, नहीं होगा तो और इरेज कर दूंगी। द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट एट रूम टेम्परेचर इज गिवन। हमको वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट दिया है, दैट इज हमें के ऑफ एच गिवन है, विच इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल्स, ठीक है। ये आपको गिवन है, पास्कल्स में भी हो सकता है, बेटा लिख देना, पास्कल भी हो सकता है, ठीक है। सबकी सब प्रेशर की यूनिट हो सकती है। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यू नीड टू कैलकुलेट द मास ऑफ CO2, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ द ड्रिंक, ठीक है। 500 ग्राम में जो डिजोल्व होगी, है ना, तो ये अपना सॉल्वेंट की तरह हो गया, ठीक है, जिसमें ड्रिंक डिजोल्व है, यानी कि वाटर है यहाँ पे, है ना, वाटर की बात हो रही होगी। ऑफ कोर्स सॉल्वेंट विल बी द वाटर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम ले लेंगे ऑफ द ड्रिंक एट दिस पास्कल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर। मतलब आपको प्रेशर गिवन है, प्रेशर इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2. अब सुनिए बात ध्यान से, कई बार आपको 2.5 ATM लिखा रहेगा, कई बार इसको पास्कल में चेंज करके देंगे। आपको रिलेशन पता होना चाहिए। 1 ATM इज इक्वल्स टू ओवरऑल, वैसे आपको यहाँ पे गिवन है 1.013 समथिंग होता है इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। यहाँ पे आपको ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिया हुआ है, हमने कन्वर्ट किया नहीं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स, ठीक है। तो हमने कन्वर्ट नहीं किया, मैं बता रही हूँ, अगर आपको कभी कन्वर्ट करने को आ जाए तो आप कर भी लेना, ठीक है। प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर, ये आपका क्वेश्चन है। चलो भाई मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ अगर नहीं दिख रहा है। वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट एट रूम टेम्परेचर इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल्स। यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ द ड्रिंक एट दिस पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर एट सेम टेम्परेचर। दिस इज योर क्वेश्चन। लॉ हमको पता है क्या होता है, इट इज मैम P इज इक्वल्स टू K ऑफ H इंटू मोल फ्रैक्शन। दिस इज आवर लॉ, ठीक है। चलो भाई क्या क्या गिवन है, के ऑफ एच मैम गिवन है, प्रेशर गिवन है, सो वी कैन से 2.5 इंटू 1.01 10 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 1.67 10 टू द पावर 8, है ना, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ अंडरस्टैंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कॉर्नर में लिख दूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये अपना फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा, इट इज गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, इट इज गिवन मास बाय मोलर मास। नाउ अंडरस्टैंड, जब भी रिएक्शन में ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स में नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को आप नेग्लेक्ट कर दोगे। अभी क्यों करोगे, क्या करोगे, समझाती हूँ, डोंट वरी। नंबर ऑफ मोल्स, वेट गिवन कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, वेट गिवन आई गेस निकालना है, ओके। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है, या मैं इसको ब्लू से ही लिख दे रही हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होता है, 44 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, डायरेक्टली रख देते हैं, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होता है। अब सुनो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर में आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को नेग्लेक्ट कर सकते हो। आपने ये चीज सॉल्यूशंस में पहले भी पढ़ी हुई है ना। जब आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालते हैं उस टाइम पे आपने ये चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है। आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू आती है, बिकॉज यू कैन से n ऑफ वाटर इज मच मोर देन n ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैम अगर नेग्लेक्ट नहीं करते हैं तो इतना ज्यादा आंसर में चेंज नहीं आएगा, डोंट वरी, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, चेंज बहुत ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, पॉइंट कुछ डिफरेंस आएगा केवल। ऑलराइट, नंबर ऑफ वाटर कितना है, गिवन मास बाय मोलर मास, मैम सेम, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास वाटर का आपको 500 ग्राम है, 500 ग्राम
अपॉन मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 होता है डायरेक्टली। मैं इसको ऊपर ले जाऊँ 18/500 लिख दूँ, है ना, डायरेक्टली हो सकता है 18/500। सो फ्रॉम हेयर x विल बी इक्वल्स टू, सारी चीज़ें एक साइड ले आइए आप, 2.5 10 टू द पावर 2.5 और क्या 1.01 10 टू द पावर 5। मैंने थोड़ा सा एक डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन लिया, आप इजी भी कर सकते हो इसमें, इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1.67 10 टू द पावर 8 44, जो लिखा है एज इट इज मैंने लिख दिया। ठीक है बेटा, ठीक है, यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लेना। 44, ये 44 नहीं आएगा आई गेस, 18 सॉरी 18, है ना। आप इसको कैलकुलेट करना है, यहाँ से x की वैल्यू अराउंड कुछ आ रही होगी। ठीक है, आई गेस 1.8 ग्राम में भी अराउंड आप एक बार कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, चेक कर लेना। ठीक है, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को वापस से समझ लो आप, आपको काफी सारी चीजें ऑलरेडी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स बस केवल रखना था, गिवन मास, जो भी आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे रखते हो, नंबर ऑफ मोल्स जिसके निकालने हैं डिवाइडेड बाय, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो ऐसा कुछ नहीं कि रटा है, इट इज वेरी इजी। यहाँ पे बस आपको ये माइंड लगाना था, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, जब आप इनको ऐड करोगे ना, ये अराउंड आपके मैंने अभी कैलकुलेट किया था, कुछ 1/700 आई गेस आ रहा था। ठीक, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो ये जो वैल्यू है बहुत छोटी आ रही होगी, बहुत छोटी वैल्यू, तो इस वजह से आप यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को नेग्लेक्ट कर सकते हो। मैम अगेन सेम कहानी, नहीं करते हैं तो कुछ ही डिफरेंस आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में। ठीक है, सो यस, सो दैट्स ऑल अबाउट हेनरीज लॉ। आई गेस कुछ भी नहीं छूटा है इसमें, तीनों हमने एप्लीकेशंस भी कर लिए हैं, क्वेश्चन भी कर लिया है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। आई सी ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं अपने चैनल पे बनाती रहती हूँ। आई होप सो, ऑल्दो आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर एनी support or anything, but of course I need your support, all of your support. Along with that, मैंने एक PPT, एक नॉट PPT, you will say it as कि मैंने एक फोल्डर बना दिया है क्लास 12th केमिस्ट्री का। ठीक है, उसमें आपको ऐसे शॉर्ट वीडियोस हर एक टॉपिक पे, अभी कोशिश तो चल रही है हर एक टॉपिक पे मिलते जाएं। नेक्स्ट वीडियो भी आपका बहुत जल्दी आने वाला है, KMNO4, K2CR27 इन सब पे। और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट बिलो। और यस, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें सारी चीजें अपलोडेड हो जाएंगी क्लास 12th केमिस्ट्री के नाम से। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग। स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं अभी हटूंगी, आप ले लेना। बाय। अच्छा, अभी बचा नहीं, बता, सॉरी। बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग, बाय।